हेलो दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आईसीएआर ने टेक्नीशियन के लिए 650 पोस्ट की भर्ती निकाली है। तो हम हर रोज़ अपने चैनल पे इसी पोस्ट से संबंधित तैयारी करवा रहे हैं। हर रोज़ हम अपने चैनल पे आईसीएआर का जो वैकेंसी आई है उसका जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल होगा, जो आईसीएआर ने अपने सिलेबस में भी दिया है, तो उसी को आधार बना के हम हर रोज़ एक मॉडल पेपर अपने चैनल पे लाते हैं। वो पेपर पूरा हिंदी में होता है और पूरी तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपको देते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें और ये समझ सकें कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो कुल 4 सेक्शन में बटा होगा। पहला सेक्शन जीएस का होगा, जिसमें जीएस के सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट मैथ का होगा, तीसरा सब्जेक्ट साइंस का होगा और चौथा सब्जेक्ट सोशल साइंस का होगा। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, हर क्वेश्चन का 1 नंबर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी आज का वीडियो चालू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रोज़ जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से जारी रख सकें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सेक्शन है जीएस का, उसका पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। पहला ऑप्शन है हैंसोंग, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा एत्सिंग, चौथा फाहियान। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो हैंसोंग था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इत्सिंग करीब 600 से 620 ईस्वी के बीच भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच समय में भारत आया, मतलब फाहियान गुप्त वंश के टाइम में आया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो कार्यकाल है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, ईसा पूर्व करीब 350 ईसा पूर्व पहले। तो मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीज आया। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो क्षेत्र था या कौन सा वो स्थान था जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला। तो तक्षशिला तो बहुत ही बड़ा विद्या केंद्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। महान आचार्य चाणक्य वहाँ से पढ़ाई किए थे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा विक्रमशिला, धर्मपाल जो पाल वंश का राजा था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कराई थी, तो ये भी प्राचीन काल में विद्या का केंद्र था, तो ये भी नहीं होगा। नालंदा तो था ही था, ये भी कुमारगुप्त के टाइम में इसकी स्थापना हुई। जो ये कौशाम्बी है, चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन, ये प्राचीन समय में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है एलोरा। तो आप जानते होंगे कि जो एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं, ये सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में कई तरीके की कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो जो एलोरा की गुफा है ये राष्ट्रकूटों के टाइम में बनी, यानी कि राष्ट्रकूट राजाओं ने इसको बनवाया। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। महाबलीपुरम, ये राष्ट्रकूटों से संबंधित नहीं है, ये पल्लव शासकों से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर भी पल्लव शासकों से संबंधित मीनाक्षी मंदिर नहीं है। जो हमारा, आप इसमें सीधे सीधे आप देख रहे होंगे कि चौथा जो ऑप्शन है खजुराहो, ये चंदेल शासकों ने इसका स्थापना करवाया था और ये पूरा का पूरा खजुराहो का निर्माण चंदेल वंश के ही टाइम में हुआ था। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है ये एक इमामबाड़ा है, एक इमारत है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ताजमहल आगरा में है और अकबर का किला इलाहाबाद में है। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा। जो आनंद मठ है इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसी को आधार बना के एक
उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ, और उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास से जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है, वंदे मातरम। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आप जानते होंगे, कई सारी रचनाएं हैं। गोरा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी 1913 में मिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी हुई थी, भारतीय महिला। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन मतलब ये आंदोलन था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको प्रेरित किया गया था इसमें कि आप अपनी ज़मीनें भूमिहीनों को दान करें, कुछ कुछ मात्रा में दान करें। तो ये आंदोलन विनोबा भावे ने चालू किया था। मुख्यतः इसका केंद्र आंध्र प्रदेश रहा था और पूरे भारत में ये आंदोलन चलाया गया, विनोबा भावे। बाकी महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, कई सारे आंदोलन इन्होंने चलाए थे। नवजीवन नाम का अखबार भी चलाया था। हिंदू स्वराज की पुस्तक भी लिखी है। ग्राम स्वराज भी इन्हीं की पुस्तक है। जेपी के बारे में आप जानते ही हैं, इंदिरा गांधी के टाइम में इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया, जेल भी गए। राम मनोहर लोहिया के भी बारे में आप जानते थे, एक समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट नेता, जिनके नाम पे आज समाजवादी पार्टी बनी हुई है। हालांकि वो क्या ही करते हैं भगवान ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष बहुत ही एक क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे। इन्होंने ही लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक लिखी है। राधा कृष्णन के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि राधा कृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, और कई सारी अच्छी अच्छी इन्होंने किताब भी लिखी है। इनकी किताबें मुख्यतः हिंदू धर्म दर्शन पे आधारित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम का जो विकास है ये आपके केरल राज्य में हुआ है। ये एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उड़ीसा में ओडिसी, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य होता है। तमिलनाडु में आपका जानते होंगे भरतनाट्यम है, और केरल में ही एक और है कथकली, कथक उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका संबंध अलग अलग राज्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किस विद्वान ने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। देखिए, अलग अध्ययन शास्त्र का मतलब ये है कि पहले भूगोल को सामाजिक विज्ञान में ही एक उसी के पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में फिर ये बात सामने आई कि नहीं, ज्योग्राफी अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसका अध्ययन भी अलग से होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बात किसने कही थी? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बात वॉरेनियस ने कही थी। देखिए, भूगोल के बारे में अलग अलग विद्वानों अलग अलग भूगोलविदों की अलग अलग परिभाषाएं रही हैं। तो ये भी एक परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, ये बात वॉरेनियस ने कही थी। और बाकी ये जो सारे 3 नाम दिए हैं ये भी भूगोलवेत्ता ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे गोंडवाना लैंड का पार्ट था ज्योग्राफी के अनुसार, लेकिन जो हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं, उसमें ये बात लिखी गई है कि जो भारतवर्ष पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ये ग्रीक लोगों ने, यानी कि जो यूनानी थे उन लोगों ने किया था। जो हिंदुस्तान शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबियों ने किया, अरबियों और फारसियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। और भारत शब्द तो आप जानते ही हैं, भारत, आर्यावर्त, ये सब शब्द पहले से ही हमारे यहाँ प्रयोग होते रहे हैं हमारे ही लोगों द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखिए, आप सब जानते होंगे कि जो भारत है वो का जो दक्षिणी भारत है उसका कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपकी जो है कर्क रेखा ऐसे ऐसे होकर गुजरती है। तो ये जो दक्षिणी भारत है
अब एक तो इसकी सीमा यहाँ पे होती है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार है ऐसे, तो एक सीमा भारत की यहाँ पर भी है। तो आपसे पूछा है मुख्य भूमि, यानी कि इस वाली भूमि, ये जो मुख्य भूमि है, इसकी जो अंतिम सीमा है, इसका क्या अक्षांश है? तो इसका जो अक्षांश है वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। जो ये वाला अंडमान निकोबार वाला है, ये 6 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, बहुत ही प्रसिद्ध किताब और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि कम से कम महीने या प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम कितनी मजदूरी दी जा सकती है, मतलब उससे कम मजदूरी देना एक तरीके से इल्लीगल होगा। तो ये है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो देखिए, इंदिरा आवास योजना बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो ये किन लोगों के लिए जो आवास की सुविधा देने के लिए योजना बनाई गई थी? तो ग्रामीण, जो ग्रामीण हैं हमारे देश में, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आवास के लिए सरकार सहायता देगी, पैसा देगी। इसी योजना का नाम अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एगमार्क है, मतलब एगमार्क किस चीज़ से संबंधित है? तो ये पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होती है जो सरकार देती है व्यापारियों को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी किसी तरीके का कोई खाद्य पदार्थ बना रही है, तो उसका खाद्य पदार्थ कितना ऑथेंटिक है, कितनी शुद्धता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भारत सरकार एगमार्क देती है। अगर एगमार्क किसी भी खाद्य पदार्थ को नहीं मिलता है तो वो समझ लीजिए ऑथेंटिक नहीं है, सरकार द्वारा वेरीफाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो जो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1965 में हुई। देखिए, कंप्यूटर की कुछ 5 जनरेशन है, जैसा कि आप जानते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे करके। तो अलग अलग जनरेशन की कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर इत्यादि का प्रयोग में कुछ ऐसे फ़र्क आता है। अभी जो सबसे अपडेटेड जो 5वीं हमारी जनरेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत बड़े मात्रा में कंप्यूटर्स में और मोबाइल में किया जा रहा है। तो ये हमारी 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो जो अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है, रणवीर सिंह ने उसमें काम किया है। तो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, पहली बार भारत इसमें वर्ल्ड चैंपियन बना था। कपिल देव उस टाइम के कप्तान थे। तो रणवीर सिंह ने अभी जो मूवी आई है उसमें कपिल देव का रोल निभाया है। अच्छी मूवी है, आप सबको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो देखिए, इसमें तो इंग्लैंड खेलता ही है, दक्षिण अफ्रीका भी खेलता है, पाकिस्तान तो खेलता है लेकिन हर बार हारता है, जानते ही हैं आप, नल्ला देश। लेकिन जो रूस है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलता। हाँ, ये ओलंपिक वगैरह में हिस्सा लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा को बनाया गया है। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो मेयर आप जानते हैं जो शहरी स्थानीय राज्य से संबंधित होते हैं, मेयर वाला पद। तो आर्या राजेंद्रन बनी है। ये केरल के किसी जो नगर निकाय है उसमें ये मेयर बनी है, आर्या राजेंद्रन। तो इसका आप नाम भी याद रखेंगे और केरल भी याद रखेंगे कि केरल में ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो डीआरडीओ आप जानते हैं हमारे देश की रक्षा एजेंसी है, रक्षा से संबंधित उत्पाद बनाती है, जैसे कि आर्टिलरी, गन, बॉम्ब, ये सारी चीज़ें। तो डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, ये किसको मिला है? हेमंत पांडे को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है? तो सबसे पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो भारत का, वो कहाँ बना है? उत्तराखंड में। इसको याद रखेंगे। पॉलिनेटर पार्क
कवक पार्क, इस टाइप के जितने भी पार्क हैं ये सारे उत्तराखंड में ही बनते हैं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो जो ग्लोब सॉकर अवार्ड है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने माने पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। तो इनको जो है ग्लोब सॉकर अवार्ड में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन जीएस का ख़त्म होता है। हमारा दूसरा सेक्शन मैथ का है। तो आइए हम थोड़ा सा दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन मैथ का है, जो कि आपके दूसरा सेक्शन है। जो क्वेश्चन पेपर आएगा बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में आएगा। तो ये जो सीरीज़ लाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और आपके दिमाग में एक छप जाए ये पूरी तरीके से कि इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर हमारे एग्ज़ाम में होगा। तो आप सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें, हर रोज़ हम एक वीडियो लाएंगे। तो जो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, मूल भिन्न है। देखिए जो हम अंश या अंश बटा हर वाला क्वेश्चन है, तो अंश बटा हर को हम सीधे x/y मान सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हर है अंश से 5 अधिक है, यानी कि जो y है वो x से 5 अधिक है। तो ऐसे हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। ठीक है। तो जो भिन्न का अंश है उसमें 7 जोड़ दिया जाए, यानी कि x+7 अपॉन y, इधर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, = 8/7 इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे 2 इक्वेशन बन जाता है और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चूँकि मैथ तो मुझे लगता है कि हम सबकी ही थोड़ी बहुत अच्छी होती है, तो मैं मैथ वाले सेक्शन को यहाँ पे बाईपास कर दे रहा हूँ और मैथ का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये पूरा वीडियो का जो PDF है मैं यहीं पे वीडियो के नीचे ही लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपका पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो आइए हम मैथ वाले सेक्शन को थोड़ा सा इसको छोड़ के अगले सेक्शन पे, यानी कि सेक्शन नंबर 3 जो है हमारा साइंस का, उस पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। देख रहे हैं आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी मैथ से हैं, लेकिन टफ़ नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ में आप काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे। तो मैं इस सेक्शन को रहने देता हूँ और सीधे हम तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा खींच जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए जो हमारा तीसरा सेक्शन है साइंस वाला, उसको देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले ये लेमार्क तथा ट्रिवेनिस ने किया था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ये ग्रीक दार्शनिक थे। पॉलिटिकल साइंस में भी इन्होंने बहुत अच्छी आइडियोलॉजी दी है। इनके शिष्य जो थे अरस्तु के, वो प्लूटो थे, और प्लूटो के शिष्य जो है, सॉरी, सुकरात जो थे, सुकरात के शिष्य प्लूटो थे, प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे, और जो अलेक्जेंडर जिसे आप सिकंदर के नाम से जानते हैं, उन्हीं का शिष्य अरस्तु का ही ये शिष्य था। तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह है वो लिनियस को बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन है लिनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन, एंगलर। तो द्विनाम पद्धति के जो आपके प्रतिपादक हैं ये आपके लिनियस हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश।
भारतीय तो वैसे भी नहीं होगा, तो छठे का सी हो जाएगा, स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्म या फिर यीस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्म इसमें से सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन सी। दाल वगैरह की जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है ज़मीन में। इसीलिए बोला जाता है कि फसलों को बदल बदल के खेतों में बोना चाहिए, लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जो मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली है उस विज्ञान की शाखा को आपका फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। हमारे जो आसपास का इकोसिस्टम है वही उसी पे ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता हैं? तो जो हमारी आनुवांशिकता का नियम है इसके जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेंडल। इन्होंने मटर के दाने पे अपना प्रयोग किया था। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस चीज़ पे किया था? तो मटर के दाने पे इन्होंने प्रयोग करके आनुवांशिकता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था? तो जो है हमारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होते हैं। जनरली जो खनिज तेल होते हैं उनको बैरल में ही नापा जाता है, 1 बैरल, 2 बैरल, 10 बैरल जो पेट्रोल और डीजल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज। जो हवाई जहाज़ की खोज की थी ये राइट ब्रदर ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से मिलता है? तो जो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो किस में मिलेंगे? प्राकृतिक तत्वों में मिलेंगे, खनिज में तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ, सिंपल सी बात है कि एक ही टाइप के परमाणु एक ही एलिमेंट में मिलेंगे। वो ना तो यौगिक एलिमेंट नहीं होता, वो कई से दो या ज़्यादा से अधिक एलिमेंट का एक मिश्रण होता है यौगिक, एक निश्चित मिश्रण। और मिश्रण तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं, निश्चित मात्रा में उनका अनुपात मिला देने से किस चीज़ का निर्माण होगा? तो यौगिक का। अभी मैंने बताया कि एक निश्चित अनुपात में अगर 2 तत्वों का मिश्रण कर दिया जाए तो वो यौगिक बनता है, और अनिश्चित अनुपात में तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे मान लीजिए CH4 हो गया, कार्बन हाइड्रोजन इसमें होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है ये किसने दिया सबसे पहले? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसको प्रतिपादित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? रीडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच? तो जीव और वातावरण के बीच
ये जो संबंध होते हैं उसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति पर मृदा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह टेंसले नामक वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया था। तो यहाँ पे आपका तीसरा सेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसमें 24 क्वेश्चन ही थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए हम अपना नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो हमारा सोशल साइंस का सेक्शन है। सोशल साइंस के सेक्शन में मुख्यतः 4 ही सब्जेक्ट दिया गया है आपके सिलेबस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इन्हीं 4 को ध्यान में रख के ये पूरी तरीके से पेपर डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं कई सारे। कुल 7-8 घंटे मैंने इस पर बैठ के तैयारी की, कई जगह से क्वेश्चन जुटाए और उनको सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ेंगे ढंग से तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एनिसेंट हिस्ट्री है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा जो काल आता है वो वैदिक काल आता है। वैदिक काल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसका जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से आपका करीब 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो उसके बाद फिर महाजनपद काल चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो मिल रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, मतलब किसने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई। कैबिनेट मिशन में ही ये प्लान बनाया गया था कि कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में, उनका चुनाव किस तरीके से होगा, किस तरीके से उनकी नियुक्ति होगी और कितनी कमेटियाँ बनेंगी, किस तरीके से संविधान का निर्माण होगा। तो ये पूरा का पूरा प्लान कैबिनेट मिशन प्लान था संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो सबसे पहले किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता? आप सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद सीवी रमन को मिला था 1930 में। उसके बाद करीब 1969 में हरगोविंद खुराना को मिला था। उसके बाद करीब 1998 के आसपास आपके अमर्त्य सेन को मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? मतलब ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था पहले, इसी को 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये वाला, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो जो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो तिरंगा है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते ही हैं, होम रूल लीग से संबंधित थी भारत में। सरोजनी नायडू को आप जानते हैं, 1925 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्रा उपन्यास किसने लिखा है? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। गोरा भी इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। गीतांजलि भी इन्हीं की रचना है और 1913 में गीतांजलि के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, बहुत ही जाने माने लेखक। गोदान, गबन, इस तरीके की इनकी और भी कई प्रसिद्ध, गोदान सबसे जानी मानी रचना है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो देखिए, जो 1919 का अधिनियम था यानी कि ये वाला, इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन जो केंद्र में द्वैध शासन था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया था, और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और केंद्र स्तर पर लगा दिया गया। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है। तो देखिए 1900 इनमें से कौन सा है जो 1935 के अधिनियम का है। तो पहले इसी लाइन को समझ लेते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। भारतीय परिषद को बनाए रखना, ये भी गलत ऑप्शन है। अखिल भारतीय संघ, ये देखिए यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया कि जो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था वो 1935 के अधिनियम में किया गया था, और ये 1919 के अधिनियम का भाग नहीं है। पहली बार ही 1935 के अधिनियम में इस चीज़ को प्रस्तावित किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई, तो समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची तो पहले से ही थी, 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची भी लागू कर दी गई। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, तो 1935 का अधिनियम, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो सबसे पहले 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, इसी के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। और जो देखिए बाकी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। जो मार्ले मिंटो सुधार 1919, ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार 1919 नहीं 1909 था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बैंक दर, बैंक रेट पे जो आरबीआई है वो दूसरे बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने हाल ही में कई कोयला खानों की नीलामी का आयोजन किया जो ब्रह्माहिदी, चेरितन, चिलैया, जोगेश्वर और खास जोगेश्वर, रबोधी, ओसीपी और रोहने में स्थित है। ये किस प्रदेश में स्थित है, तो ये कुछ कोयला खदानों का नाम दिया गया है और ये किस प्रदेश में स्थित है यही आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है, मतलब कि किसी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको मापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका पूछा गया है। तो जो हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे अच्छा, वैसे तो नापा किससे जाता है, जो हमारी जीडीपी में वृद्धि होती है उससे जनरली नापा जाता है, लेकिन एक्चुअल जब आपको देखना हो कि कितनी आर्थिक रूप से कितनी वृद्धि हुई है, तो जो नेशनल इनकम होती है या प्रति व्यक्ति आय भी इसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे आप तो इसमें बी या सी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय खातों में स्थानांतरण आय क्यों शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे आर्थिक गतिविधियों के लिए भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। उसे क्या बोलते हैं, बाढ़। मान लीजिए कि गंगा नदी में बाढ़ आई और जो उसका तट है, जो किनारा है, उसको छोड़ के वो बहुत ऊपर, जब बहुत ज़्यादा पानी अचानक से आ जाता है तो नदी का पानी शहर में घुस जाता है, तो इसी को बोलते हैं, तो कि तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। तो जब भी आप बाढ़ वगैरह आती है तो आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हो तो वे इतनी कम होंगी कि फसलों को तो छोड़िए, पीने के पानी के लिए भी वर्षा का जल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाढ़ किसके कारण आती है, बाढ़ के आने का रीज़न क्या है, तो क्या तूफान के कारण आती है या सूखा के कारण या अतिवृष्टि के कारण, तो इन तीनों में जो ऑप्शन हो जाएगा वो अतिवृष्टि, यानी कि बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है उसी के कारण बाढ़ आता है। सूखा के कारण तो बाढ़ आएगी नहीं, तूफान समुद्र में आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदियों में बाढ़ महाविनाशकारी होती है, तो कोसी नदी आपने सुना होगा, बिहार का शोक बोली जाती है,
और दामोदर नदी ये बंगाल का शोक बोली जाती है। हालांकि अब दामोदर नदी पे तो कई सारे बांध बना दिए गए हैं, तो अब ये इसमें बाढ़ नहीं आती, लेकिन बाकी जो कोसी नदी है उसमें भी बाढ़ आती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का शोक, रिपीटेड क्वेश्चन, कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को? तो कोसी नदी को। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम इसी तरीके के वीडियो रोज़ अपने चैनल पर डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज़ चैनल पर अपडेटेड रहें और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। निश्चित रूप से करीब आपका जो पेपर होगा वो 25 तारीख के बाद ही होगा, तो मान के चलें कि करीब 20-25 दिन अभी समय है। हर रोज़ अगर एक क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन पेपर आपके हो जाएंगे हमारे ही चैनल पे। तो निश्चित रूप से, और चूँकि हर क्वेश्चन में मैं एक दो फैक्ट तो एक्स्ट्रा बता ही देता हूँ, तो उसका भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, जारी रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।